यानी बाहर में भी किसी को शेयर नहीं करते थे, मतलब उनके सख्ती करने के बावजूद भी आप निकलते थे, मगर बाहर में किसी को शेयर नहीं किया। जाके मरीज देखते थे अच्छा, जाकर पेशेंट। भाई, ये और लड़का जो है उतनी देर तक आंटी से ही बातचीत करता रहता था? नहीं, इनसे बात नहीं करता था, इनसे कभी नहीं बातचीत करता था? इनसे बात नहीं करता था। तो थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम भी है ना, अच्छा, कोई मेंटली भी डिसेबल तो है। जब आप आते होंगे देर करके, तो उसके बाद वो लोग आपको टॉर्चर भी करते होंगे? वो मेड रहती थी ना यहाँ पर, हाँ। मेड को हम कह के जाते थे कि जब तक हम आए नहीं तुम जाना नहीं। और दरवाज़ा वो- बंद रहता? वो ध्यान रखती थी अच्छा। और उसको मेड को भी पता नहीं चलने दिया जाता था। हाँ। उसने कह रखा था कि मेड को भी नहीं मालूम होना चाहिए और अच्छा। किसी को भी आप डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा, हम्म। एकदम जो है कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। ज़रा सा भी लीक हुआ बात हम्म। तो आपकी हत्या हो सकती है। उसका नंबर है, ये है विक्टिम अकाउंट नंबर। हमारे अकाउंट नंबर सिर्फ दो ही अकाउंट हमारा है, दोनों स्टेट बैंक का। ये हमारा अकाउंट नंबर है। तो एफआईआर तो हो चुका है अब, हो चुका है। तो क्या बड़ी कार्रवाई होगी लग रहा है? हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि डीएसपी साहब ने और जो साहब ने हमको एश्योर किया है कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, खोद के निकालेंगे कि कौन इसके जड़ में है। हाँ, हाँ, डीएसपी साहब ने हमसे कहा है खोद के निकालेंगे कौन इसके जड़ में है। ये वादा क्योंकि किया। बड़ा मामला है, हाँ, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ठीक है ना। ये जो है आपको टोटल जो है 82,53,000। ये इसमें यूपीआई को हटा देते हैं अगर, तो ये मामला बनता है आपको 80,20,000 का। ये बड़े बड़े अमाउंट हैं, 80,20,000। 80,20,000 यानी आपने वो जो आरटीजीएस से और बाकी जो है यूपीआई से, यानी लगभग सब मिला करके 80 लाख 82,53,000 यानी 80,20,000 रुपया आपने आरटीजीएस से और बाकी लगभग 2,33,000 रुपया आपने यूपीआई से ट्रांजैक्शन किए। तो बहुत सारा प्रूफ है। अगर प्रशासन चाह ले और आर्थिक अपराध चाह ले तो इतने सारे अकाउंट हैं, इतने सारे कंपनी के नाम यहाँ दिए गए हैं, पूजा इंटरप्राइजेज और पता नहीं क्या क्या है। तो अगर चाहे सरकार तो कुछ ना कुछ कर सकता है, मगर अब देखिए क्या उम्मीद है, क्या लगता है। डीएसपी साहब ने तो एश्योर किया है कि जैसे इसका जड़ खोद के निकालते हैं कि इसके जड़ में कौन है। ये जुमला उनका था। चलिए दुआ करेंगे कि आपकी जो परेशानी है, तो अभी पेंशन मिलता होगा आपको? जी हाँ, पेंशन मिलता है। पेंशन से ही अब ज़िंदगी कट रही होगी, क्योंकि जितना बैलेंस है वो तो ख़त्म हो गया, खत्म हो गया। घर भी बेच दिया। घर बेच दिया, बेघर हो गए। ये तो वाइफ जिस अभी जहाँ बैठे हैं हम, हाँ। ये हमारी वाइफ को उनके मदर ने गिफ्ट किया था। अच्छा, जो आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म, ख़त्म हो गई। और ये जिस मकान में 40 है, साल की कमाई से बनाया था उसको, मतलब 40 साल की सेविंग कह लीजिए। अरे हम लोग क्या था, सैलरी की सेविंग। बिल्कुल 40 साल जॉब किया। 1983 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था और 2023 में जनवरी 31 को 2023 में रिटायर। रिटायर हुए। अच्छा, तो अब ये 40 साल का जो हमारा था सेविंग्स, उससे 40 साल में जो आपका जो जमा पूंजी था वो ख़त्म हो गया, जो आपने कमाया था, जो सैलरी से आपका कट हो डिडक्शन होता था, सरकार जो प्रोविडेंट फंड के नाम पर जो देती है वो सब ख़त्म। तो बहुत कुछ ख्वाहिश होगी कि उस पैसे से और भी कुछ करना उरना है, हज उज करने के लिए भी सोचा होगा? नहीं, हज हम पहले कर चुके थे। चलिए अल्लाह का शुक्र है। और अब ख्वाहिश क्या रहेगी, बेटा भी अपना एस्टेब्लिश है, दामाद भी एस्टेब्लिश हैं, तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस यही ख्वाहिश थी कि सुकून से जैसे रह रहे थे सुकून से रहते। कभी सोचा था कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा आपके साथ? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा इंसान जो सबकी भलाई कर रहा है, मरीज़ों को देखते हैं हम, गरीबों की इमदाद करते हैं, तो इस तरह से समझा कि नहीं, गरीबों की मदद और मरीज़ों की मदद और मरीज़ों को देखना, गरीब मरीज़ आए तो उनसे
एक पैसा नहीं लेना, फ्री में इलाज तो करना, आपने दवा अभी सिम वगैरह सब चेंज कर दिया? वो सिम सब मैंने बंद कर दिया, वो मोबाइल बंद कर दिया, नया मोबाइल देखिए ख़रीदा है। वो नंबर तो आपका बैंक वगैरह में भी अटैच होगा बहुत सारी जगहों पे। हाँ, तो अभी जो मैंने नया सिम लिया उसको आधार से लिंक किया, फिर उसको बैंक को इन्फॉर्म किया कि देखिए मेरा नया नंबर ये है। नहीं लगता है कि अब कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी नहीं रहा, खास के ये जो मोबाइल के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में एक जो नहीं, अब तो मुझे लगता है कि जिनके पास भी मोबाइल है उनका कुछ भी सीक्रेट नहीं है, उनका एक एक एक्टिविटी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, कहीं ना कहीं उसको वॉच किया जा रहा है। मुझे तो यही महसूस होता है। पहले ही ठीक था, जब मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, ठीक था। बैंक में रहता था, पैसा सेफ रहता था। मगर ये अक्सर देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से हर साल कभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, कभी अकाउंट में ये जमा कीजिए, कभी ये जमा कीजिए। ये कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी नहीं रहा। और सरकार की तो एक कोशिश अच्छी रहती है, उसने एक अच्छी कोशिश की कि किसी तरह से क्राइम करने वाले पकड़ाएं, मतलब पैन को लिंक किए आधार के साथ कि कुछ और अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर आधार को जो है सो लिंक किए वो अकाउंट के साथ, मोबाइल के साथ। पहले ये होता था कि आपको सिम ख़रीदना होता था तो गए, एक ठो फॉर्म भर दिया, दस्तखत कर दिया कागज़ पर और सिम ले लिया, फ़ोटो अपना लगा दिया। अब तो ये होता है कि आपको सिम अगर ख़रीदना है फोटो की जो है बायोमेट्रिक देना पड़ता है। तो सरकार तो कुछ अच्छाई के लिए ही करता है, लेकिन जो है सरकार की सारी कोशिशों पर ये जो शातिर लोग हैं जो साइबर क्राइम कर रहे हैं वो पानी फेरते हैं उस पर। वो उनसे एक कदम आगे हैं, उनसे ज़्यादा चालू हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ हैं, उनसे ज़्यादा क्या कहा जाए, वो ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। तो अब उनको किस तरह से गिरफ्त में वो लेंगे, कैसे इस क्राइम को रोकेंगे, इस पर सोचने की ज़रूरत है। इतना सारा डिटेल वगैरह, आपके पूरा डिटेल कैसे उन लोगों को पता चला होगा कि साइबर अपराध के अलावा भी आपको किसी खास लोगों पे शक है जो इस तरीके का पूरा एक जो षड्यंत्र रच कर आपके साथ में इस तरीके का ये किए हो? कोई ऐसे लोग भी हैं जो जिन पे आपको शक है? ऐसे तो मुझे किसी पे शक नहीं है, लेकिन जो काम करने का अंदाज़ इन लोगों का था उससे मुझे अंदाज़ा लगता है कि बग़ैर लोकल कोई उनका एजेंट उनको कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो ऐसा इतना बड़ा ठगी नहीं कर सकते। कोई लोकल में सारा भी डिटेल जो है, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स की जानकारी, आप क्या करते थे, क्या है, कितना प्रॉपर्टी है आपके पास, ये सारा डिटेल तो ये कहीं ना कहीं तो ये किसी लोकल के ज़रिए या फिर कोई ऐसा सर्वे रिपोर्ट यहाँ आया हो उसके ज़रिए भी तो हो सकता है कि उनको जानकारी मिला हो। नहीं, ऐसा तो कोई सर्वे में करने मेरे घर नहीं आया है, और न किसी ख़ास आदमी को हम कह सकते हैं। कोई ऐसा मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, सबकी भलाई करता हूँ, तो मेरे साथ किसी की दुश्मनी नहीं है खुले तौर पर। अब अंदर से कोई है दोस्त के रूप में दुश्मन बना हुआ तो वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है जिस तरह से ये काम हुआ मुझे लगता नहीं कि कोई जब तक लोकल इन्वॉल्व होगा तब तक ऐसा कोई काम हो सकता है। कोई लोकल तो ज़रूर इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है ये स्कैम हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार आप और प्रशासन आपके, अगर उम्मीद तो वैसे कम है मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो दुआ करेंगे कि जो हो सकता है प्रशासन की तरफ से, अगर यही उम्मीद किया जा सकता है कि जो रिकवरी हो सकता है आपका रिकवरी करवाए। मैडम कॉल कर दी थी, उनका है ये देखिए नंबर भी है उसका दिया हुआ, ये 213 प्लस। ये इंडिया का तो नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉलिंग ये बता रहा है। और मोटो फेरोन है ना, मोटो फेरोन नाम के किसी व्यक्ति का नंबर है ये, जो कि आप देखिए ये इसके जरिए इसी नंबर से फ़ोन आता था हमेशा। 4-5 नंबर इसके थे, अलग अलग नंबर आपको देते हैं सब। और ये जो है ना, ये जो फ़ोन करती थी एक औरत थी जो इस नंबर पे करती थी,
उन लोग की लैंग्वेज से क्या लगता था? किस टाइप का लैंग्वेज रहता था? मतलब बिहार से रिलेटेड लगता था? बोलती थी उर्दू टाइप से? और साफ साफ सुथरा लैंग्वेज? हाँ साफ सुथरा लैंग्वेज। तो ये जो बोलते थे ना, इसने अपना नाम बताया था, फर्जी नाम होगा, क्या नाम था? अदिति गुप्ता। अच्छा, इसने अपना नाम आदिति गुप्ता बताया था। जी हाँ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं। तो हमारे साथ में देखिए प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब है, जो कि तो आपने सुना कि किस तरीके से एक पूरी ज़िंदगी की कमाई प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब, जो कि तिब्बी कॉलेज, पटना तिब्बी कॉलेज में कार्यरत थे और लगभग 1 साल पहले ही रिटायर्ड हुए थे। और ये फैमिली मेम्बर्स के नाम पे अभी तो कोई नहीं है, सिर्फ फ़िलहाल ये हैं और इनकी पत्नी है, एक बेटा है जो भी वो भी गल्फ़ में रहता है, और एक बेटी है जो वो भी झारखंड में है। तो किस तरीके से एक जो लोग डर से बड़े अमाउंट को घर में चोरी डकैती के डर से नहीं रखते हैं, बैंकों में रखते हैं, और सरकार लगातार जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जो एक लगातार जो उनका एक बड़ा कदम माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आज जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है और जो अकाउंट को ऐप से कनेक्ट करना, पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करना, और भी कई ऐसी चीज़ें जो सरकार के पास, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि आपका जो जितना भी प्राइवेसी जो डॉक्यूमेंट्स रहा है वो अब प्राइवेसी नहीं रहा है। क्योंकि आप जब मॉल में जाते हैं ख़रीदारी करने तो वहाँ भी आपसे नंबर लिया जाता है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कूपन ले के खड़े रहते हैं, तो वहाँ भी आपका नंबर लिया जाता है। बहुत सारे लोग नंबर भी दे देते हैं। और भी कई ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका नंबर दिया जाता है, जहाँ पे आपका डिटेल दिया जाता है। मगर जहाँ तक बता रहे हैं प्रोफेसर साहब की उनकी पूरी फैमिली की जानकारी उस ठग को थी कि उनके घर में कौन है, कितने लोग हैं, कितने घर है और क्या क्या कुछ हो रहा है, ये सारा जानकारी उस ठग को था कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये कोई लोकल हो या फिर कोई जानने वाले ही लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐसे साइबर अपराधियों को लोग देते हैं, ताकि एक पूरी तरीके से उन पे विश्वास हो जाए कि हाँ सचमुच में ये जो बता रहे हैं डिटेल सच है, और हो सकता है कि हमको फंसाया जा सकता है, या फिर ATS या फिर CBI के नाम पे या फिर ED के नाम पे। तो जाकर डर से ये सारा जो है ऐसे लोग जो खासकर सीधे साधे जो ईमानदार लोग हैं वो गलत चीज़ों से दूर रहते हैं और चाहते हैं कि भाई हम पे किसी तरह का कोई आरोप ना आए, हम पे किसी तरह का दाग ना लगे, और इसी दाग को मिटाने के लिए और इसी चीज़ के और इसी डर से उन्होंने ये सारा ट्रांजैक्शन किया, ताकि अगर कुछ ऐसा मामला भी हो तो वो ख़त्म हो जाए। और सबसे बड़ा डर था इनको कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने का सबसे बड़ा डर था कि जिस तरीके से देश में कई ऐसे मुसलमानों को जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, सीधे साधे हैं, पढ़े लिखे, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं जिनको आज तरह तरह से बहुत सारे मुकदमों में, केस में, फ़र्जी केसों में फंसा करके जिस तरीके से आज उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद की गई। तो ये प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब भी डर रहे थे कि कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना मामला हो जाए, और ATS का नाम सुनते ही थोड़ा सा ये हुए, और जिस तरीके का उन्होंने इनके साथ में कृत्य किया है ये कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और सरकार प्रशासन लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, मगर पता नहीं ये जो क्राइम का जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं है, और रोज़ हज़ारों लाखों लोग इसी तरह साइबर ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। रोड पे चोरी डकैती करना ये आम बात थी, मगर इस तरीके से ठगी होना ये बड़ा ही मामला है, ये पेचीदा मामला है, बड़ा ही मतलब सोचने वाली बात है। और सरकार को, प्रशासन को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए, और इसके लिए कुछ खासकर सिक्योरिटी के लिए, खासकर ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए कोई बड़ा कानून बनाना चाहिए, ऐसे लोगों पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको जड़ से समाप्त अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कब लोगों को मुक्ति मिलती है, या आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।